हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 1 जो कि केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसका चैप्टर समझाऊंगी। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अब बिना देर करे चैप्टर पे आते हैं, और अगर आपको इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डाल दूंगी। आप वहाँ से इसे जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब चैप्टर पे आते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब जो चैप्टर का नाम है वो शुरुआत ही केमिकल रिएक्शंस पे हो रहा है। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस एक प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं ओरिजिनल सब्सटेंस यानी रिएक्टेंट की हेल्प से। इसका मतलब ये है कि हमने ओरिजिनल सब्सटेंस लिए और उन सबको मिला के हमने एक नया जो सब्सटेंस है वो क्रिएट करा। और जो नया सब्सटेंस बनता है वो न्यू प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, यानी उसमें अलग अलग चीजें होती हैं उसके स्टेट को लेकर, उसके रिएक्शन को लेकर, जो कि ओरिजिनल सब्सटेंस से बहुत अलग होती हैं। यहाँ पे मैंने एक नीचे एग्जांपल दे रखा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे बता रखा है जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, ये दोनों साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जहाँ पे जो ग्लूकोज होता है ये सॉलिड स्टेट में होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो गैस स्टेट में होता है, पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैस स्टेट में होता है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो स्टेट है इन कंपाउंड्स एलिमेंट्स की, ये यहाँ से रिएक्शन होने के बाद चेंज हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है। और एक जो कुछ बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला ये होता है C6H12O6। तो अब इसमें जो C6 है ये डिनोट कर रहा है कार्बन के 6 एटम्स है इसमें, और जो ये हाइड्रोजन है इसके 12 एटम्स है, H से हाइड्रोजन डिनोट होता है। और जो ये 12 है इसको, ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट के आगे नंबर लिखा होता है किसी भी इक्वेशन रिएक्शन में, जैसे ये है एग्जांपल, तो उसे कहते हैं हम कोफिशिएंट। और कोई भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जैसे CO2 लिखा है, O2 लिखा है, C6H12O6 या फिर H2O, ये सारे फॉर्मूला होते हैं और इन्हें केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। और H2O बेसिकली वाटर का केमिकल फॉर्मूला है। हाउ डू वी नो अ केमिकल रिएक्शन हैज अकर्ड? अब हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है? तो इसको पता लगाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुई कि नहीं हुई। तो सबसे पहला है चेंज इन स्टेट। अब जो ये ऊपर का मैंने एग्जांपल दे रखा था, इसमें क्या पता चल रहा था? इसमें हमें ये पता चल रहा था जो ये ग्लूकोज है वो सॉलिड स्टेट में था, ये गैस स्टेट में था, पर जो इन्होंने बनाया वो लिक्विड स्टेट में था, यानी यहाँ पे स्टेट चेंज हो रही है। तो इसलिए चेंज इन स्टेट से, और चेंज इन कलर, कुछ भी हम रिएक्शन करते हैं उसमें जो पहले जो रिएक्टेंट होते हैं, बच्चों जो ये लेफ्ट साइड का होता है, जो ऐसे एरो के लेफ्ट साइड में लिखा होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि जिनको मिलाकर हम कोई भी रिएक्शन कराना चाह रहे हैं। और जो राइट साइड में लिखा होता है वो प्रोडक्ट होता है जो बाद में उन के रिएक्शन से बनता है। ओके, तो इसके दौरान जो भी प्रोडक्ट में चेंज होता है, अगर कलर में चेंज होता है या फिर टेम्परेचर में चेंज होता है, तो उससे हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन हुई है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस के बढ़ने से भी हमें पता चलता है कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुई। जैसे अब हमने एक कैंडल ले ली, कैंडल को अब हमने जलाया यहाँ से, अब जलाने के बाद उसमें वेपर्स ऐसे निकलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी CO2, उसमें से निकलेगी बहुत ज्यादा। पहले तो नहीं निकल रही थी ना, पर अब ग्रोथ हो रही है क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है वहां पे। तो इसलिए इवोल्यूशन की गैस से पता चलता है, और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से भी हमें पता चलता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। जब हम एक मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं एयर की प्रेजेंस में, तो वो एक व्हाइट पाउडर फॉर्म करता है जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि अब हमने यहाँ पे बर्नर ले लिया, बर्नर से हमने इस मैग्नीशियम रिबन को जलाया जो कि मैग्नीशियम से बना होता है, बस विद द हेल्प ऑफ टोंग। तो इससे हमें ये बर्न करा। अब ये ओपन
ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में हो रहा है। तो अब जो ऑक्सीजन है एयर में प्रेजेंट, वो इससे रिएक्ट कर जाएगी O2। अब इसे रिएक्ट करने के बाद ये व्हाइट पाउडर बनाएगी, जो जो ये चाइना डिश या फिर वॉच ग्लास है, ये तो अभी उसमें गैदर हो रहा है। तो इसमें सारा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड आ रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है इसी की कि Mg मतलब मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन में बेसिकली मैग्नीशियम था, तो इसलिए हमने इसे सिंबल से डिनोट करा। और उसके बाद प्लस O2, एयर की प्रेजेंस में हुआ तो O2 लिख दिया हमने। ये दोनों एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो जो हमने मैग्नीशियम लिया था वो सॉलिड स्टेट में था, तो यहाँ पे हमने S लिखा। और जो ये ऑक्सीजन था ये गैस की फॉर्म में था एयर में, तो हमने यहाँ पे G लिख दिया, यानी कि गैस। और इससे क्या बना हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हमने MgO लिख दिया सॉलिड स्टेट में। हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। हीट और जो लाइट है वो प्रोड्यूस हो रही है। जब हम इसे जला रहे हैं तो इसमें से हीट निकल रही है और लाइट भी निकलेगी इसके जलने से। जब भी आप एक मैग्नीशियम रिबन को जलाओगे ना, तो आप देखना उसमें अलग सी लाइट सी प्रोड्यूस होती है। तो अब इसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल जो इक्वेशन होती है वो एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, उसके केमिकल फॉर्मूला को यूज करते हुए। यानी कि अब हमने एक एक्सपेरिमेंट कर लिया, मान लो ये वाला। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद अगर हमें किसी और बंदे को या फिर किसी पर्सन को हमें बताना है कि हमने क्या किया, तो अब हम ये थोड़ी ना है कि उसके सामने ऐसे बर्नर लेंगे और ऐसे बोलेंगे कि हमने इसे जलाया, फिर ऐसे ऐसे बर्न करा और ये यहाँ से व्हाइट पाउडर निकला। तो इसको करने के बजाय हम बेसिकली इससे इससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल रिएक्शन को जो हुई है। यहाँ पे मैंने बताया था अभी कैसे कैसे हुआ और कैसे कैसे यहाँ लिख दिया हमने। तो इसी को बस दिखाने के लिए एक सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें सिंबल का यूज करा जाता है और इसमें केमिकल फॉर्मूले भी यूज होते हैं। पर ये दो टाइप की होती हैं, एक वर्ड इक्वेशन होती है जिसमें जो इसके सिंबल हैं या फिर केमिकल फॉर्मूला है वो यूज नहीं होता, बस नाम यूज होता है इनका, जो भी हमने एलिमेंट लिया उसका। और जो केमिकल इक्वेशन होती है उसमें इनके सिंबल्स का यूज करा जाता है। अब आगे चलते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन कौन सी होती हैं? इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं रिएक्टेंट में वो बिल्कुल भी इक्वल नहीं होते हैं प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स से। यानी कि यहाँ पे क्या है, ये मैंने बताया था लेफ्ट साइड का जो ये पार्टीशन होता है एरो की साइड, ये रिएक्टेंट होता है और इस साइड का राइट साइड का प्रोडक्ट होता है। तो जो लेफ्ट साइड है ये लेफ्ट ये राइट। तब यहाँ लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये H2 है। H2 में यानी कि H के 2 एटम हैं। अब यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो H के 2 ही एटम्स हैं। पर ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्सीजन के रिएक्टेंट की साइड पे 2 एटम्स हैं, पर जो प्रोडक्ट बना उसमें बस एक ही एटम प्रेजेंट है। इससे क्या पता चला कि ये अनबैलेंस है। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें हम? तो यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन में पढ़ते हैं, इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स है दोनों साइड पे इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे इक्वल कैसे आएंगे मैं अभी समझाती हूँ आपको। यहाँ पे पेन ले लेती हूँ मैं। तो ये यहाँ पे इसने बैलेंस कैसे करा इसको, अब ये समझते हैं। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे अब हमने लेफ्ट साइड लिख दिया लेफ्ट साइड, और ये इसके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया राइट साइड। या फिर आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ ऐसे। तो अब हम यहाँ पे लेंगे H2। H2 यानी इस साइड H के कितने हैं, H एटम के यहाँ पे मतलब H एलिमेंट के यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो यहाँ पे अब हमने 2 लिख दिया। अब आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, तो यहाँ पे अब हमने लिख दिया ऑक्सीजन के 2, O के आगे हमने 2 लिख दिया। अब आते हैं राइट साइड पे। राइट साइड पे ये H2O है, ये दोनों साथ में हैं। इसमें ये दोनों अलग थे, इनके बीच में प्लस का साइन था, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, ये एक पूरा कंपाउंड है, तो इसलिए अब हम इसे साथ में लिखेंगे। यहाँ पे H और O
इसको ऐसे मिला देंगे ताकि आपको पता रहे कि कौन सा कंपाउंड और कौन सा एलिमेंट है इनकी तरह। तो अभी यहाँ पे हमने लिख दिया H के यहाँ पे है 2 एटम, तो यहाँ 2 लिख दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन का है 1 एटम, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इसको बैलेंस कैसे करना है? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, अब क्या बचा? O। O को बैलेंस कैसे करेंगे? अब इस वाले में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि ये इसके जितना हो जाए? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, अब 2 के जितना करना है तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन तो हो गया बैलेंस पर, ये इसके साथ हाइड्रोजन भी था तो इसकी हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये यहाँ पे 2 2 सा 4 हो जाएगा। पर अब हाइड्रोजन तो अनबैलेंस हो गया, अब इसको कैसे बैलेंस करें? इसके लिए अब हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2 ताकि ये 4 हो जाए। तो यहाँ पे अब हम 2 यहाँ पे लगा देंगे। अब ये ध्यान रखना है ये दोनों अलग अलग थे एलिमेंट के तौर पे, इसलिए मैंने बस इसमें लगाया ना कि इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 की बस इसी से होगी, तो यहाँ पे 2 2 सा 4 हो जाएगा। तो ये भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अब इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो पहले हमने लिखा था H2 प्लस O2, ये बन गया H2O। अब ये एक बात बताती हूँ मैं आपको, इसमें क्या होता है ना, जो ये इक्वेशन होती है ना, इसमें हमेशा इसमें एक कोफिशिएंट लगा रहता है 1 हमेशा। अगर आपको तो यहाँ लग रहा है कि कोई कोफिशिएंट ही नहीं लगा यहाँ पे, पर हमेशा यहाँ पे देयर इज ऑलवेज 1 अगर कुछ भी नहीं होता तो, इसलिए 1 होता है। बस ये बेसिक सी चीज बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, पूछे भी जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हम ये कर रहे थे रिप्रेजेंट इसको, तो यहाँ पे हमने इसकी 2 से करी थी तो ये 2 यहाँ लगा था, तो इसको 2 को यहाँ पे कर देंगे हम। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे ऐसे 1 एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करी थी तो यहाँ पे 2, तो ऐसे ये बैलेंस हो गई ये इक्वेशन। सी दोनों सेम ही है, तो बिफोर बैलेंसिंग था, ये आफ्टर बैलेंसिंग था। आई होप इसको देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या करना था। अब आगे चलते हैं। बैलेंसिंग इज डन टू ओबे द रूल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी कि जो बैलेंसिंग का जो ये पूरा टॉपिक है, ये एक लॉ को ओबे करता है, यानी कि ये एक लॉ पे चलता है, लॉ को फॉलो करता है, जो कि है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसमें मास ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय करा जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे ये अनबैलेंस नहीं रह सकता था, यहाँ पे टोटल एटम 3 थे और यहाँ पे 4 थे, तो इसलिए ये ऐसे अनबैलेंस नहीं रह सकता था। तो इसी को करने के लिए हम बैलेंसिंग इक्वेशन लाए। यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। यहाँ पे अब हमने जो ये बताया, यहाँ पे ये आगे लगना है, तो ये हमेशा ऐसे आगे लगेगा जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसके ऐसे नीचे लगाएंगे तो ऐसे ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो ये ऐसे बैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। और अगर हम इसके ऐसे सामने लगाएंगे इसके फ्रंट में, तो ये इससे बैलेंस होती है, इससे कोफिशिएंट चेंज होता है ना कि फॉर्मूला। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो देखते हैं। सबसे पहले है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। यानी कि यहाँ पे एग्जांपल में बताती हूँ मैं। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम और वाटर, ये दोनों कंबाइन हुए स्लेट लाइम बनाने के लिए। यहाँ पे दो थे रिएक्टेंट्स, पर जो प्रोडक्ट बना वो सिर्फ हमारा अकेला एक बना था, तो इससे ये क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है। और CaO को कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम भी कहते हैं, और CaOH2 को स्लिक लाइम कहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की कॉमन नेम्स है, इनको भी आप याद कर लेना। इसमें जो हीट होती है वो इवोल्व होती है, यानी कि हीट इसमें से निकलती है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जो कि व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। ये व्हाइट वॉशिंग बॉल्स में यूज होता है। अब आगे चलते हैं।
ये बता रखा है यहाँ पे कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे बना रखा है। ये बीकर में हमने वाटर लिया था, वाटर के अंदर हमने कैल्शियम के पार्ट्स डाले थे। अब जो वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन थी वो इसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बना रही है सिंपली, और कुछ नहीं है इस डायग्राम में। आगे चलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज यानी कि पूरा इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा। यहाँ पे एक सिंगल रिएक्टेंट जब टूटता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में, तो उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। अब यहाँ पे ये 3 टाइप्स की होती हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो थर्मल डिकम्पोजिशन होती है उसमें किसी भी रिएक्टेंट का टूटना इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, उसे कहते हैं हम थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे CaCO3 था यानी कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हमने यहाँ हीट दी। हीट देने के बाद इसने क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड। कैल्शियम डाइऑक्साइड भी। अब आगे चलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। ये होती है लाइट के प्रेजेंस में, लाइट माने जो सनलाइट होती है वो। अब यहाँ पे हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, इसको हमने तोड़ा सनलाइट की हेल्प से। यहाँ पे दिखा रखा है डायग्राम में, ये हमने यहाँ पे विंडो ओपन कर रखी है और ये चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है और ये सनलाइट पड़ रही है इस पे, और सनलाइट के पड़ने से सिल्वर जो है वो इसी चाइना डिश में रह जाएगा और जो क्लोराइड है वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो इससे जो Ag और Cl है यानी कि सिल्वर और क्लोरीन है, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है और ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। अब आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती है बेसिकली। इसमें यहाँ पे ये एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे हमने वाटर लिया लिक्विड स्टेट में, अब हमने इसमें से पास कराया करंट, ये रहा। यहाँ पे से हमने इसमें से पास कराया करंट। यहाँ पे ये एनोड कैथोड है इसके। एनोड कैथोड ये पेंसिल के मेटल से रिप्रेजेंट करके जो आगे ग्रेफाइट मेटल लगा होता है। तो इससे अब हम यहाँ से H2 यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रही है, यहाँ से O2 निकल रही है और ये बीकर में या फिर बीकर नहीं बोल में जो है वाटर रखा है। तो बस अब आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। अभी मैं आपको बताती हूँ, मैंने टेबल इंसर्ट कर दिया, अब आपको इसे ज्यादा समझ जाएगा। अब यहाँ पे बता रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है यानी कि बदल देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से। यहाँ एग्जांपल में देखते हैं, Zn यानी कि जिंक। जिंक को ले रखा है यहाँ पे और जो है कॉपर सल्फेट ले रखा है। इन दोनों में रिएक्शन होती है तो जिंक जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये बाहर निकल जाएगा कॉपर इसमें से। तो ये यहाँ पे इसने जगह ले ली, जिंक सल्फेट बन गया और ये Cu रह गया। अब हमें कैसे पता चला कि ये ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो अब देखो ये जिंक है और जो ये है कॉपर और जिंक। अब यहाँ ऊपर से मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, नीचे आते आते इनकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती रहती है और जो सबसे नीचे होता है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। अब जो ऊपर होगा जितना ज्यादा वही ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो जो जिंक है वो ऑफ कोर्स इसके ऊपर है, तो बात है कि वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे इसने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है ऊपर से। तो ये वही बता रखा है इसमें। अब आगे देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें ये भी इसी से मिलती जुलती है, बस इसमें एक एलिमेंट नहीं होता, उसकी जगह बस कंपाउंड होता है। यहाँ पे एक्सचेंज होता है आयंस का बिटवीन टू कंपाउंड्स टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। तो एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे Na2SO4 था और यहाँ BaCl2, तो इन्होंने बनाया मिलके BaSO4 और 2NaCl। अब इसको बनाने के बाद अब ये देखो, ये जो ये यहाँ पे ये है या सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बैरियम Ba के। यहाँ पे जो Ba है वो इसमें लिस्ट में नहीं दिखा रखा, ये और नीचे होगा। तो जो Ba है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है,
तो जो ये सोडियम है वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह ले लेगा, और जो ये बी है इसकी जगह पे आ जाएगा। तो ये BaSO4 हो जाएगा और ये NaCl, और ये इसको फिर बाद में बैलेंस कर रखा है। जो BaSO4 होता है वो वाइट प्रेसिपिटेट होता है, हैंस ऑल्सो अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिसमें जो प्रेसिपिटेट है वो बनते हैं, सिंपली वही होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो BaSO4 है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, ये यानी कि इसमें व्हाइट कलर का टेक्सचर आ जाता है। अब आगे देखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन व्हिच एन अनसॉल्युबल सॉलिड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। यानी कि इसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड जो है फॉर्म हो जाता है रिएक्शन के चलते। यहाँ पे दिखा रखा था, यहाँ पे सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट में सोल्यूट हमने ऐड कर दिया। ये जूम क्यों नहीं हो रहा? तो ये अब हमने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया। इसके बाद ये सॉल्यूशन बन गया। थोड़ी देर बाद अब हम इसे रखेंगे तो ये सुपरनेट हो जाएगा, और इसमें कुछ भी जो रिएक्शन होगी उसी प्रेसिपिटेट एक हार्ड सॉलिड बन जाएगा। थोड़ा इतना भी हार्ड नहीं होता पर थोड़ा हार्ड होता है, इनसॉल्युबल सॉलिड बन जाता है। एग्जाम्पल है AgNO3 NaCl, ये रिएक्शन है इसकी एग्जाम्पल। इसमें जो AgCl यानी कि ये जो बनता है ये वाइट प्रेसिपिटेट वाइट PPT बनती है। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, अब ये क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें जो हीट है वो रिलीज होती है। इन विच अ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सिंपली बस यही है। और जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है कार्बन और ऑक्सीजन को मिला के जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस हीट निकलती है। ये इसकी इक्वेशन है। आगे देखते हैं एंडोथर्मिक। एंडो मतलब एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और इसमें एक्सो यानी कि रिलीज हो रही है हीट। एंडोथर्मिक, द एंडोथर्मिक रिएक्शन इज कूलर देन सराउंडिंग्स, यानी कि जो एंडोथर्मिक होती है वो जब हीट एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो जो सराउंडिंग है उनसे ज़्यादा कूलर होती है, पर ये हॉट होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब ये हीट निकाल रही है अपने आप से, तो इसलिए अभी ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा गर्म होगी, तभी तो इसमें से हीट निकल रही है। अब कभी भी आप किसी तवे को जिसपे चपाती बनती है उस तवे को गर्म करो, उसमें से क्या होगा, थोड़ी देर बाद हीट निकलने लग जाएगी। तो वहां पे क्या हो रहा है, हम उसे हीट दे रहे हैं और उसमें से एक्सोथर्मिक यानी कि उसमें से हीट बाहर आ रही है। अब आगे देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन में। इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन गैस प्लस O2। नाइट्रोजन गैस पता है बहुत ठंडी होती है, तो इसलिए इसमें हाई टेम्परेचर नीड होता है उसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब करने वाली होती है, इसलिए इसे हाई टेम्परेचर चाहिए होता है सिंपली। अब आते हैं 6 रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडॉक्स की रिएक्शंस होती है उसमें बेसिकली 3 रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रिडॉक्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और इन दोनों का मिलके रिडॉक्स रिएक्शन बनता है। इसमें ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सॉरी इसमें ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड होती है और जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाती है। इसका एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे MgO2 प्लस में, यहाँ पे फिर MgO, वही जो ऊपर वाली रिएक्शन थी वही उसी इक्वेशन को यहाँ पे लिख रखा है दोबारा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम था, पहले मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ भी नहीं लगा है, जिसके पास ना O2 थी ना हाइड्रोजन था, बट जो रिएक्शन के बाद इसमें O यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका एडिशन हो गया, तो इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। अब आते हैं रिडक्शन पे। इसमें क्या होता है, इसमें इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है और हाइड्रोजन का एडिशन होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं कि एग्जाम्पल में देखते हैं CuO, यानी कि अब एग्जाम्पल में देखते हैं CuO प्लस में H2, Cu प्लस में H2। अब यहाँ पे CuO इसके पास पहले से ऑक्सीजन थी, अब रिएक्शन के बाद इसमें से जो ऑक्सीजन है वो हट गई है, यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पे ये है, यहाँ पे बस इसी को मेन ले रखा है, तो उसी के हिसाब से बता रखा है, रिडक्शन है यहाँ पे।
CuO is reduced to Cu, तो इसीलिए ये रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन इन दोनों का मिक्स होता है, इसमें दिखाती हूँ मैं। यानी कि इन दोनों के पास यहाँ पे ऑक्सीजन थी, फिर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया। अब जिसके पास एक्सेस में पॉजिटिव साइंस होते हैं तो उसको जो एक्स्ट्रा होते हैं उसके पास इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर देता है वो, तो फिर उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करने से वहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। और यहाँ पे इसके पास ऑक्सीजन थी, अब इसके पास इस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो इसने गेन कर लिया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे रिडक्शन हो गया। एक ये भी तरीका होता है रिडॉक्स रिएक्शन को पहचानने का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हैपनिंग टुगेदर इन वन रिएक्शन, यानी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वही बात साथ में एक ही रिएक्शन में हो रही है तो उसे रिडॉक्स कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें दो चीजें भी होती हैं, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो बहुत उसमें जो ऑक्सीडेशन हैपन होती है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो बहुत उसमें रिडक्शन होती है, यानी कि इनका उल्टा। इसमें जो एक्स है यानी कि ये वाला एलिमेंट है एक्स, इसमें ये लूज करता है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है तो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स, लूज करेगा तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा वाई के द्वारा तो ये मोर पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सिंपली इसमें बस हमें ये याद रखना है, ये एक्स्ट्रा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, इसमें सिंपली बस ये याद रखो जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसमें जो एजेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ये बहुत ज्यादा हाईली ऑक्सीडाइज होता है बस। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है बस, और ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है बहुत ज्यादा। तो कोरोजन पे आते हैं अब अगला, स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड मॉइस्चर। आपने देखा होगा अगर आप कहीं भी जो आयरन है, आयरन रख देते हो बहुत टाइम के लिए कहीं भी खुली जगह पे या कहीं भी, तो कुछ टाइम बाद उसमें मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस से उस पे वो जंग लग जाता है। तो वो जंग इसी कोरोजन की वजह से लगता है। कोरोजन प्रोसेस होता है सिंपली इसके एक्सपोजर का, इसकी रस्टिंग का। इसका एग्जाम्पल होता है वही प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। इसका एग्जाम्पल ये नहीं लिखना, इसका एग्जाम्पल होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ये इसका एग्जाम्पल है। अब जो प्रोसेस होता है रस्टिंग का वो होता है यहाँ पे आयरन ने ले रखा है, अब ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर और ये ऑक्सीजन, इन दोनों के रिएक्ट करने से इस पे ये रस्टिंग का प्रोसेस जो होता है वो बनता है और ये इसकी इक्वेशन लिखी हो। अब इसको हम बचाएं कैसे, इसके जंग लगने से कैसे बचाएं, इससे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं पेंटिंग से, ऑयलिंग से, ग्रीसिंग से, गैल्वेनाइजेशन यानी कि जिंक कोटिंग, इसके ऊपर बहुत पतली से जिंक कोट कर दी जाती है, उससे भी बचा सकते हैं। अलॉइंग से यानी कि इसमें प्योर कॉटन में या तो इसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा दो पतली सी किसी की भी एल्यूमिनियम की या किसी और चीज की, या फिर इसमें मिक्सिंग कर दो किसी और एलिमेंट की, जैसे ब्रोंज। ब्रोंज भी एक एलॉय होता है, ये एक एलॉय का एग्जाम्पल है। गोल्ड, गोल्ड भी आजकल प्योर नहीं होता है, उसमें भी कई चीजें थोड़ी मिक्स होती हैं तो वो भी एक अलॉय ही होता है। तो अब आते हैं अगले पे, रेंसिडिटी पे। स्पॉइलिंग ऑफ फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट्स ड्यू टू ऑक्सीडेशन, यानी कि अगर हम जैसे गर्मियों में हम जो खाना है उसको हम बाहर रख देते हैं, फ्रिज में नहीं रखते, तो क्या होने लगता है वो कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स बाद वो जो खाना है उसमें से स्मेल जो होती है वो बेकार आने लग जाती है और जो उसका टेस्ट है वो चेंज हो जाता है, जो मतलब खाना है सिंपली सड़ने लग जाता है। तो उसी स्पॉइलिंग ऑफ फूड को कहते हैं रेंसिडिटी, सिंपली इतना वर्ड बस। जिस फूड में भी ऑयल्स और फैट्स होते हैं उसमें ऑक्सीडेशन के चलते उसमें बहुत गंदी स्मेल और उसका जो टेस्ट है वो बेकार आने लगता है। ये यहाँ पे बता रखा है मैंने,
ये जो टमाटर था उसको हम बहुत ज़्यादा टाइम तक बाहर रखेंगे तो ऐसे ऐसे सड़ने लग जाएगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसमें क्या होता है, जो नॉर्मल सेल होता है ये फ्री रेडिकल से अटैक हो जाता है इस पे, इसके बाद इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लग जाता है जिसकी वजह से स्पॉइल हो जाता है ये। अब इसको कैसे बचा सकते हैं? इसको बचा सकते हैं हम एयर टाइट कंटेनर में पैक करके। किसी भी खाने को एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दो जो बिल्कुल टाइटली पैक हो, जहाँ पे से जो एयर है उसका आना जाना ना हो पाए। या फिर रेफ्रिजरेट कर दो, यानी कि उसे फ्रिज में रख दो। या फिर उसमें या फिर उसमें BHA या फिर BHT, ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये डाल दो। फ्लशिंग विद नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, -196 डिग्री सेल्सियस तक। तो अगर हम उसे फ्लश करेंगे इससे तो बियर ठीक रहेगी। ये यहाँ पे मैंने समरी टेबल बना रखी है, क्या क्या पढ़ा हमने। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस थी, उसमें क्या हुआ था, जो नए सब्सटेंस है वो बनते थे रिएक्टेंट से, यानी कि ओरिजिनल सब्सटेंस से। तो एक सा एग्जांपल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनता था, इसका ये एग्जांपल था। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी उसमें एक कंपाउंड से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते थे, कॉम्बिनेशन का उल्टा डिकम्पोजिशन। तो ये इसका एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट में वो एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके हाईली रिएक्टिव होने की वजह से। यहाँ पे जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था, इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट में एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ था। फिर प्रेसिपिटेशन में एक इनसोल्यूबल जो सॉलिड है वो फॉर्म हुआ था। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन गैस होता है, दोनों उल्टे हैं। यानी कोरोजन में ऑक्सीडेशन होता है मेटल्स का, यानी उनमें रस्ट लग जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है आयरन से, इसमें रस्ट लग गया कुछ टाइम बाद मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रेंसिडिटी स्पॉइलिंग ऑफ फैट्स ड्यू टू ऑक्सीजन, जिसमें जो चिप्स हैं वो उसमें बैड स्मेल आने लग जाती है जब वो खराब हो जाते हैं। तो बस बच्चों इतना ही था। आई होप आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट या कुछ क्वेरी नहीं रही होगी।